बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसफ शब के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने खैमे में दाखिल हुआ जो नाजी ने नस्ब किया था। अंदर उसने कालीन बिछा दिए थे। पलंग पर चीते की खाल की मानंद पलंग पोश था। फानूस जो रखवाया था उसकी हल्की नीली रोशनी सहरा की शफाफ चांदनी की मानंद थी और अंदर की फिजा इतर बेज थी। खैमे के अंदर रेशमी पर्दे आवेदा थे। नाजी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ खैमे में अंदर गया और कहा, लड़की को ज़रा सी देर के लिए भेज दूँ, मैं वादा खिलाफी से बहुत डरता हूँ। भेज दो, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, और नाजी हिरन की तरह चौकड़ियां भरता खैमे से बाहर गया। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मुहाफिजों ने एक रक्कासा को उसके खैमे की तरफ आते देखा। खैमे के हर तरफ मशअले रोशन थी। रोशनी का यह इंतज़ाम अली बिन सुफियान ने कराया था कि रात के वक्त मुहाफिज गिरदो पेश में अच्छी तरह से देख सकें। रकासा करीब आई तो उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसे रक्स में देखा था। ये वही लड़की थी जो टोकरे में से निकली थी। वो ज़कुई थी। वो रक्स के लिबास में थी। ये लिबास तौबा शिकन था। मुहाफ़िज़ों के कमांडरों ने उसे रोक लिया। ज़कुई ने बताया कि उसे अमीर मिस्र ने बुलवाया है। कमांडर ने उसे बताया कि ये उन अमीरों में से नहीं कि ये तुम जैसी फाहशा लड़कियों के साथ रातें गुजारें। आप उनसे पूछ लें, मैं बिन बिलाए आने की जुर्रत नहीं कर सकती, ज़कुई ने कहा। उनका बुलावा तुमको किसने दिया? कमांडर ने पूछा। सालार नाजी ने कहा कि तुम्हें अमीर मिस्र बुला रहे हैं। ज़कुई ने कहा, आप कहते हैं तो मैं चली जाती हूँ। अमीर ने जवाब तलबी की तो तुम खुद भुगत लेना। कमांडर तस्लीम नहीं कर सकता था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक रकासा को अपने खैमे में बुलवाया है। वो अयूबी के किरदार से वाकिफ था। वो उसके इस हुक्म से भी वाकिफ था कि नाचने गाने वालियों से ताल्लुक़ रखने वाले को 100 दुर्रे भी मारे जाएंगे। कमांडर शशोपंज में पड़ गया। सोच सोच कर उसने हिम्मत की और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खैमे में चला गया। अयूबी अंदर टहल रहा था। कमांडर ने डरते डरते कहा, बाहर एक रकासा खड़ी है, कहती है कि हजूर ने उसे बुलवाया है, उसे अंदर भेज दो, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा। कमांडर बाहर निकला और ज़कुई को अंदर भेज दिया। सिपाहियों को तवक्को थी कि उनका अमीर और सालार इस लड़की को बाहर निकाल देगा। वो सब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की गरजदार आवाज़ सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात गुजरती जा रही थी। अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाज़ें आ रही थी। मुहाफिज दस्ते का कमांडर बेकरारी के अंदाज में टहल रहा था। एक सिपाही ने कहा, क्या ये हुक्म सिर्फ हमारे लिए है कि किसी फाहशा के साथ ताल्लुक़ रखना जुर्म है? हाँ, हुक्म सिर्फ मातहतों और कानून सिर्फ रियाया के लिए होता है, कमांडर ने कहा। अमीर मिस्र को दुर्रे नहीं लगाए जा सकते। बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी शराब भी पीता होगा। हम पर झूठी पारसाई का रोब जमाया जाता है, कमांडर ने कहा। उनकी निगाहों में सलाहुद्दीन अयूबी का जो बुत था वो टूट गया था। उस बुत में से एक अरबी शहजादा निकला जो अय्याश था और पारसाई के पर्दे में गुनाह का मुर्तकिब हो रहा था। नाजी बहुत खुश था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की खुशनुदी के लिए उसने शराब सूंघी भी नहीं थी। वो अपने खैमे में बैठा मसरत से झूम रहा था। उसके सामने उसका नायब सालार औरोश बैठा हुआ था। उसे गए बहुत वक्त हो गया है। मालूम होता है हमारा तीर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दिल में उतर गया है, औरोश ने कहा। हमारा तीर खता कब गया था? अगर हता जाता भी तो अब तक हमारे पास आ जाता, नाजी ने कहकहा लगाकर कहा। तुम ठीक कहते हो, अरोश ने कहा। ज़कुई इंसान के रूप में एक तिलिस्म है। मालूम होता है ये लड़की हशीशियन के साथ रही है, वरना सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसा बुत कभी नहीं तोड़ सकती थी। मैंने उसे जो सबक दिए थे वो हशीशियन के कभी वहमो गुमान में भी ना आए होंगे, नाजी ने कहा। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हलक से शराब उतरानी बाकी रह गई है। नाजी को बाहर आहट सुनाई दी। नाजी ने दूर से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खैमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे हुए थे और सिपाही खड़े थे। उसने अंदर जाकर औरोज से कहा, अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरी ज़कुई ने बुत तोड़ डाला है। रात का आखिरी पहर था जब ज़कुई सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खैमे से बाहर निकली। नाजी के खैमे में जाने की बजाय वो दूसरी तरफ चली गई। रास्ते में एक आदमी खड़ा था जो सर से पांव तक एक ही लबादे में छुपा हुआ था। उसने धीमी सी आवाज में ज़कुई को पुकारा। वो उस आदमी के पास चली गई। वो आदमी उसको खैमे में ले गया। बहुत देर बाद वो उसके खैमे से निकली और नाजी के खैमे का रुख किया। नाजी उस वक्त तक जाग रहा था और कई बार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खैमे की तरफ बाहर निकल कर देख चुका था कि ज़कुई ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को फांस दिया है और उसे आसमान की बुलंदियों से घसीट कर नाजी की पस्त जहनीत में ले आई है। औरोश, नाजी ने कहा, रात बहुत गुजर गई है, वो अभी तक वापस नहीं आई। वो अब आएगी भी नहीं, औरोश ने कहा। ऐसे हीरे कोई शहजादा वापस नहीं करता। वो उसे अपने साथ ले जाएगा। तुमने इस पर गौर किया है?
نہیں، ناجی نے کہا، میں نے اپنی چال کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ سلطان زکوئی کے ساتھ شادی کر لیں؟ اس صورت میں لڑکی ہمارے کام کی نہیں رہے گی، اروش نے کہا۔ وہ ہے تو ہوشیار، ناجی نے کہا، مگر رقاصہ کا کیا بھروسہ؟ وہ رقاصہ کی بیٹی ہے اور تجربہ کار بھی ہے، دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔ ناجی گہری سوچ میں تھا کہ زکوئی خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہنس کر کہا، آپ نے امیر مصر کا وزن کرو اور لاؤ اتنا سونا۔ آپ نے میرا یہی نام مقرر کیا تھا نا؟ پہلے بتاؤ ہوا کیا؟ ناجی نے بے قراری سے کہا۔ جو آپ چاہتے تھے، زکوئی نے کہا۔ آپ کو یہ کس نے بتایا کہ صلاح الدین پتھر ہے، فولاد ہے، اور وہ مسلمانوں کے اللہ کا سایہ ہے؟ اس نے زمین پر پاؤں کا ٹھوڈ مار کر کہا، وہ اس ریت سے زیادہ بے بس ہے جس کو ہوا کے جھونکے اڑاتے پھرتے ہیں۔ یہ تمہارے حسن کے جادو اور زبان کے طلسم نے اسے ریت بنایا ہے، ورنہ یہ کم بہت چٹان ہے، اروش نے کہا۔ ہاں چٹان تھا، لیکن اب ریتلا ٹیلا بھی نہیں، زکوئی نے کہا۔ میرے متعلق کوئی بات ہوئی؟ ناجی نے کہا۔ ہاں، زکوئی نے کہا۔ پوچھ رہا تھا کہ ناجی کیسا انسان ہے۔ میں نے کہا کہ مصر میں اگر آپ کو کسی پر بھروسہ کرنا چاہیے تو وہ ناجی ہے۔ اس نے کہا کہ تم کس طرح ناجی کو جانتی ہو؟ میں نے کہا کہ وہ میرے باپ کے گہرے دوست ہیں، ہمارے گھر گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوں، مجھے سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو میں کود جاؤں گا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم باعصمت لڑکی ہو؟ میں نے کہا میں آپ کی لونڈی ہوں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر ہے۔ پھر کہنے لگا کہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گئی اور پھر وہ اگر بت تھا تو موم ہو گیا اور میں نے موم کو اپنے سانچے میں ڈھال لیا۔ اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی، کہنے لگا میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ گناہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، زبردستی نہیں کی اور مجھے بادشاہوں کی طرح حکم دے کر نہیں بلوایا، میں خود آئی تھی اور پھر بھی آؤں گی۔ زکوئی نے ہر بات اس طرح کھل کر سنائی جس طرح اس کا جسم عریاں تھا۔ ناجی نے جوش مسرت سے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا اور ہوش زکوئی کو خراج تحسین اور ناجی کو مبارکباد دے کر خیمے سے نکل گیا۔ صحرا کے اس پراسرار رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی صحرائی صبح سے مختلف نہیں تھی، مگر اس صبح کے اجالے نے اپنے تاریک سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی جس کے قیام اور استحکام کا خواب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا اور اس کی تعبیر کا عزم لے کر جوان ہوا۔ گزشتہ رات اس صحرا میں جو واقعہ ہوا اس کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو سے ناجی اور اروش واقف تھے، جبکہ دوسرے پہلو سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ، سلطان صلاح الدین ایوبی، اس کا چراغ رساں اور جاسوس علی بن سفیان، زکوئی اور تین ایسے افراد واقف تھے جو اس واقعہ کے دونوں پہلوؤں سے واقف تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے سٹاف کو ناجی نے نہایت ہی شان اور عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ سوڈانی فوج دو رویا کھڑی سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نعروں کے جواب میں ہاتھ لہرانے، مسکرانے اور دیگر تکلفات کی پرواہ نہیں کی، ناجی سے ہاتھ ملایا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے اپنے محافظ اور دیگر سٹاف کو بھی اپنے گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور اپنے نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ سورج غروب ہوا، تاریکی چھا گئی، کمرے کے اندر کھانا تو دور پانی بھی نہیں گیا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب وہ تینوں کمرے سے نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظ دستوں کے ایک کمانڈر نے اسے روکا اور کہا، محترم، ہمارا فرض ہے کہ حکم مانیں اور زبانیں بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی پھیل گئی ہے، خود میں بھی اس کا شکار ہوا ہوں۔ کیسی مایوسی؟ علی بن سفیان نے کہا۔ کمانڈر نے کہا، محافظ کہتے ہیں کہ فوج کو اگر شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اگر آپ میری شکایت کو گستاخی سمجھیں تو سزا دیں، لیکن میری شکایت سنیں۔ ہم اپنے امیر کو اللہ کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فدا تھے، مگر رات کو اس کے خیمے میں ایک رقاصہ گئی۔ علی بن سفیان نے کمانڈر کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تم نے کوئی گستاخی نہیں کی، گناہ امیر کریں یا غلام، سزا میں کوئی فرق نہیں، گناہ بہرحال گناہ ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور رقاصہ کی پچھلی رات کی ملاقات میں گناہ کا کوئی عنصر نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب کیا تھا؟ ابھی میں تم کو نہیں بتاؤں گا، آہستہ آہستہ وقت گزرتے ہوئے تم سب کو پتہ چل جائے گا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان نے کمانڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری بات غور سے سنو عامر بن صالح، تم پرانے عسکری ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور فوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ رقاصہ کا سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے۔
अपने जांबाजों को शक में ना पड़ने दो और किसी से जिक्र तक ना हो कि रात को क्या हुआ था। यह कमांडर पुराना था और अली बिन सुफियान की काबिलियत से आगाह था, तो उसने अपने दस्ते के तमाम शकूक रफू कर दिए। अगले रोज सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दोपहर का खाना खा रहे थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को इत्तला दी गई कि नाजी आया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी खाने से फारिग होकर नाजी से मिला। नाजी का चेहरा बता रहा था कि गुस्से में है और घबराया हुआ है। उसने हकलाते हुए लहजे में कहा, काबिल साद एहतराम अमीर, क्या यह हुक्म आपने जारी किया है कि सूडानी फौज की 50,000 नफरी मिस्र की उस फौज में मदगम कर दी जाए जो हाल ही में तैयार हुई है? हाँ नाजी, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, मैंने कल सारा दिन और रात का कुछ हिस्सा सर्फ करके और बड़ी गहरी सोचो विचार के बाद यह फैसला तहरीर किया है कि जिस फौज के तुम सालार हो उसे मिस्र की फौज में इस तरह मदगम कर दिया जाए कि हर दस्ते में सूडानियों की नफरी सिर्फ 10% हो। और तुम्हें यह हुक्म भी मिल चुका होगा कि अब तुम इस फौज के सालार नहीं होगे, तुम फौज के मरकजी दफ्तर में आ जाओगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तहम्मुल से जवाब दिया, आली मकाम, मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है? नाजी ने कहा, अगर तुम्हें यह फैसला पसंद नहीं तो फौज से अलग हो जाओ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, मालूम होता है मेरे खिलाफ साजिश कर दी गई है। नाजी ने कहा, आपको बुलंद दिमाग और गहरी नज़र से छानबीन करनी चाहिए। मरकज में मेरे बहुत से दुश्मन हैं। मेरे दोस्त, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, मैंने ये फैसला सिर्फ इसलिए किया है कि मेरी इंतज़ामिया और फौज से साजिशों का खतरा हमेशा के लिए निकल जाए, और मैंने ये फैसला इसलिए किया है कि किसी का ओहदा कितना ही क्यों ना बुलंद हो और कितना ही अदना क्यों ना हो, वो शराब ना पिए, हुल्लड़बाजी ना करें और फौजी जश्नों में नाच गाने ना हों। लेकिन आलिजा, मैंने तो हजूर से इजाज़त ली थी। नाजी ने कहा, मैंने शराब और नाच गाने की इजाज़त सिर्फ इसलिए दी थी कि इस फौज को असल हालत में देख सकूं जिसे तुम मिल्लत इस्लामिया की फौज कहते हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, मैं 50,000 नफरी को बरतरफ नहीं कर सकता, इसलिए मिस्री फौज में उसको मदगम करके उसके किरदार को सुधार लूंगा। और यह भी सुन लो कि हम में कोई मिस्री, सूडानी, शामी और अजमी नहीं है। हम सब मुसलमान हैं, हमारा झंडा एक और मजहब एक है। अमीर आली मर्तबत ने यह तो सोचा होता कि मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। नाजी ने कहा, जिसके तुम अहल हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, अपने माजी पर ही नजर डालो, जरूरी नहीं कि अपनी कारस्तानियों की दास्तानें मुझसे ही सुनो। फौरन वापस जाओ और अपनी फौज की नफरी, हथियार, जानवर और सामान खुर्दोनोश वगैरह के कागजात तैयार करके मेरे नायब के हवाले करो। 7 दिन के अंदर अंदर मेरे हुक्म की तामील जरूरी होनी चाहिए। नाजी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मुलाकात के कमरे से बाहर निकल गया। यह बात नाजी के खुफिया हरम में पहुंच गई थी कि ज़कुई को शाह मिस्र ने रात भर शरफ़ बारियाबी बख्शा है। ज़कुई के खिलाफ हसद की आग पहले ही फैली हुई थी। उसे आए अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा था, लेकिन आते ही नाजी ने उसको अपने पास रखा था। उसे ज़रा सी देर के लिए भी उस हरम में जाने नहीं देता था जहां नाजी की दिलचस्प नाचने वाली लड़कियां रहती थीं। ज़कुई को उसने अलग कमरा दिया था। उन्हें यह तो मालूम ना था कि नाजी ज़कुई को सलाहुद्दीन अयूबी को मोम करने की ट्रेनिंग दे रहा है और किस बड़े तहरीबी मंसूबे पर काम कर रहा है। यह रकासाएं बस यही देखकर जल भुन गई थी कि ज़कुई ने नाजी पर कब्जा कर लिया था और नाजी के दिल में उनके खिलाफ नफरत पैदा कर दी है। हरम की 2 लड़कियां ज़कुई को ठिकाने लगाने का सोच रही थी। अब उन्होंने देखा कि ज़कुई को अमीर मिस्र ने भी रात भर अपने खेमे में रखा तो वो पागल हो गई। उसको ठिकाने लगाने का वाहिद तरीका कत्ल था। कत्ल के 2 ही तरीके हो सकते थे, जहर या किराए के कातिल जो ज़कुई को सोते हुए ही कत्ल कर दें। दोनों ही तरीके नामुमकिन लग रहे थे क्योंकि ज़कुई बाहर नहीं निकलती थी और अंदर जाने के लिए और उस तक रसाई का कोई जरिया नजर नहीं आता था। उन दोनों ने हरम की सबसे ज्यादा होशियार और चालाक मुलाजमा को एतमाद में ले लिया था। उसे इनाम इकराम देती रहती थी। जब हसद की इंतहा ने उनकी आंखों में खून उतार दिया तो उन्होंने उस मुलाजमा को मुंह मांगा इनाम देकर अपना मुद्दा बयान किया। यह मुलाजमा बड़ी खरांट और मंजी हुई औरत थी। उसने कहा कि सालार की रिहाइश गाह में जाकर ज़कुई को जहर देना मुश्किल नहीं, मौका महल देखकर उसको खंजर से कत्ल किया जा सकता है। इसके लिए वक़्त चाहिए। उसने वादा किया कि वो ज़कुई की नकलो हरकत पर नजर रखेगी। हो सकता है कोई मौका मिल जाए। इस जराइम पेशा औरत ने यह भी कहा कि अगर मौका नहीं मिला तो हशीशियन की मदद ली जा सकती है, मगर वो मुआवजा बहुत ज्यादा लेते हैं। दोनों लड़कियों ने उसको यकीन दिलाया कि वो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दे सकती हैं। नाजी अपने कमरे में बहुत गुस्से के आलम में टहल रहा था। ज़कुई उसको ठंडा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका गुस्सा मजीद बढ़ता जा रहा था। आप मुझे उसके पास जाने दें, मैं उसको शीशे में उतार लूंगी, ज़कुई ने कहा। बेकार है, नाजी ने कहा,
वो कम बहद हुक्म नामा जारी कर चुका है जिस पर अमल भी हो चुका है। मुझे उसने कहीं का नहीं रहने दिया। इस पर तुम्हारा जादू नहीं चल सका। मुझे मालूम है मेरे खिलाफ साजिश करने वाले कौन लोग हैं। वो मेरी उभरती हुई हैसियत से हसद महसूस कर रहे हैं। मैं अमीर मिस्र बनने वाला था। यहाँ के हुक्मरानों पर मैंने हुकूमत की है। हालांकि मैं मामूली सा सालार था, अब मैं सालार भी नहीं रहा। नाजी ने दरबान को बुलाकर कहा कि औरोश को बुलाए। उसका हमराज और दायब आया तो उसने भी इसी मौजू पर बात की। उसे वो कोई नई खबर नहीं सुना रहा था। औरोश के साथ वो सलाहुद्दीन के नए हुक्मनामे पर तफसीली तबादला ख्याल कर चुका था, मगर दोनों उसके खिलाफ कोई तफसीली कार्रवाई नहीं सोच सके थे। अब नाजी के दिमाग में जवाबी कार्रवाई आ गई थी। उसने औरोश को कहा, मैंने जवाबी कार्रवाई सोच ली है। क्या? औरोश ने कहा। बगावत, नाजी ने कहा। फरोश उसको चुपचाप देखता रहा। नाजी ने उसको कहा, तुम हैरान हो गए हो? क्या तुम्हें शक है कि ये 50,000 सूडानी फौज हमारी वफादार नहीं? क्या सुल्तान के मुकाबले में मुझे और तुम्हें अपना सालार और खैर खा नहीं समझती? क्या तुम इस फौज को यह कहकर बगावत पर आमादा नहीं कर सकते कि तुम्हें मिस्र का गुलाम बनाया जा रहा है और मिस्र तुम्हारा है? मैंने इस इकदाम पर गौर नहीं किया था, अरोश ने कहा। बगावत का इंतजाम एक इशारे पर हो सकता है, लेकिन मिस्र की नई फौज बगावत को दबा सकती है और इस नई फौज को कमक भी मिल सकती है। हुकूमत से टक्कर लेने से पहले हमें हर पहलू पर गौर करना चाहिए। मैं गौर कर चुका हूँ, नाजी ने कहा। मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ। तुम 2 प्याम्बर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। आओ मेरी बात बहुत गौर से सुनो। ज़कुई, तुम अपने कमरे में चली जाओ। ज़कुई अपने कमरे में चली गई और वो दोनों सारी रात अपने कमरे में बैठे रहे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने दोनों फौजों को मदगम करने का दुरानिया 7 दिन रखा था। कागजी कार्रवाई होती रही। नाजी पूरी तरह से ताउन करता रहा। 7 रोज गुजर चुके थे। नाजी एक बार फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से मिला, लेकिन कोई शिकायत नहीं की। तफसीली रिपोर्ट देकर कहा कि 7 दिनों में दोनों फौजें एक हो जाएंगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नायबीन ने भी यकीन दिलाया कि नाजी ईमानदारी से ताउन कर रहा है, मगर अली बिन सुफियान की रिपोर्ट किसी हद तक परेशान कुन थी। उनके इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी थी कि सूडानी फौज में किसी हद तक बेइत्मीनानी और अबतरी पाई जा रही है। वो मिस्री फौज में मदगम होने पर खुश नहीं। उनमें यह अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि मिस्री फौज में मदगम होकर उनकी हैसियत गुलामों जैसी हो जाएगी। उनको माले गनीमत भी नहीं मिलेगा और उनसे बर्द बर्दारी का काम लिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि उनको शराब नोशी की इजाज़त नहीं होगी। अली बिन सुफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तक ये सारी खबरें पहुंचा दी। अयूबी ने उसे कहा कि ये लोग तवील वक़्त से ऐश की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको ये तब्दीली पसंद नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि वो नए हालात और माहौल के आदी हो जाएंगे। उस लड़की से मुलाकात हुई कि नहीं? सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूछा। नहीं, अली ने कहा, उससे मुलाकात मुमकिन नज़र नहीं आ रही। मेरे आदमी नाकाम हो चुके हैं। नाजी ने उसको कैद कर रखा है।